नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम स्वाति ओगले। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। एक्चुअली मैं भुसावल से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो भी मैंने पढ़ाई की है वहाँ के अहिल्या देवी कन्या विद्यालय से मैंने पढ़ाई की है। साथ ही मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ से जर्नलिज़म में भोपाल से जर्नलिज़म में मैंने मास कम्युनिकेशन की जो पढ़ाई की है मैंने। जी, तो मैंने यहाँ से जर्नलिज़म किया है। उसके बाद मैंने नमस्कार अश्विनी जी। आप सभी थोड़ा हाय भेजिए तो मुझे जिससे पता चल सके कि आप लोग मतलब मैं लाइव मतलब अच्छे से चल रहा है मेरा लाइव करके, तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा। जी नमस्कार मैम। नमस्कार अश्विनी जी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। मेरा नाम स्वाति ओगले है और मैं भुसावल से बिलोंग करती हूँ। भुसावल फ्रॉम महाराष्ट्र। मैंने वहाँ के अहिल्या देवी कन्या विद्यालय से मैंने पूरी पढ़ाई की है अपनी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो नागपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके बाद जब मैं भोपाल आई तो भोपाल में मैंने जर्नलिज़म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से। अभी फ़िलहाल में मैं के न्यूज़ इंडिया इसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही हूँ। एक्चुअली लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हो रहा है कि नहीं। प्लीज़ सब मुझे थोड़ा हाय बोलकर अप्रिशिएट कीजिए इन सारी चीज़ों के लिए। नहीं समझ आ रहा कि है कि नहीं है लाइव करके। हेलो राखी, नमस्ते जी। अब कंफर्मेशन मिल गया मुझे कि मैं लाइव हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर सुधाकर जादवर सर।
प्रेसिडेंट ऑफ जादवर ग्रुप, देन उसके बाद एडवोकेट शार्दुल जादवर जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर सुधाकर राव जादवर सर, प्रेसिडेंट ऑफ जादवर ग्रुप, एडवोकेट शार्दुल जादवर सर, वाइस प्रेसिडेंट, स्मिता कुलकर्णी मैम, एडमिन डिपार्टमेंट, देन राखी व्यास, HM ऑफ जादवर ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बात अगर करें जर्नलिज़्म और मी, तो जर्नलिज़्म आपसे कहता है कि आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल रहना चाहिए, साथ में ही आपको एक तरीके से कहे तो एक डिप्लोमेटिक पर्सन होना चाहिए कि हर तरीके से मतलब हर एक चीज़ पर जो है डिप्लोमेटिक सोचा जाना चाहिए सारी चीज़ें। लेकिन अगर मेरी बात करें तो ऐसा होता है कि कई ऐसी चीज़ें होती है कि दिल नहीं चाहता है इन सारी चीज़ों को करना। कभी कभी ऐसे कोई मौके आते हैं कि जहाँ पर आप खुद को नहीं रोक पाते, इमोशंस आपके कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ये हो जाते हैं उस टाइम में कि ऐसा लगता है कि ये सारी पत्रकारिता साइड रख के आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर जैसे पूरी तरीके से कंसंट्रेट कीजिए, कोई भी हो। अब कभी कभी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर एक बार मेरे सामने ऐसे ही एक पर्सन ने हार्ट अटैक आया और वो नीचे गिर गए रोड पे। मैं वहीं से कार से जा रही थी तो मैंने देखा वहाँ पे भीड़ थी बहुत सारी, लेकिन कोई उस वक्त में उन्हें उठाने के लिए रेडी नहीं था। क्या हो गया, सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, कोई लाइव चल रहा है, तो उस वक्त में मन करता है कि सारे पत्रकारिता एक साइड में, चाहूँ तो उस टाइम में उसकी खबर बना सकती हूँ, बता सकती हूँ कि लोग तमाशा देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस वक्त में मन करता है कि ये सारी चीज़ें साइड में रखो, पहले सबसे पहले उस पर्सन की जान बचाना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो सुरक्षित है, अगर उसको एक नया जीवन मेरी वजह से मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। तो ये है पत्रकारिता और मुझ में जो एक तरीके की जो नोकझोंक चलती है, उस चीज़ को मैंने आपके सामने बताया। रही बात पत्रकारिता की, तो अभी 12th के एग्ज़ाम हैं। 12th के एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे पत्रकारिता में इंटरेस्टेड हैं, तो आप चाहो तो किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, एक अच्छे कॉलेज में जाकर वहाँ से आप एक अच्छे कॉलेज से आप एक डिप्लोमा कर सकते हो जर्नलिज़्म में। देन उसके बाद आप डिग्री भी ले सकते हो उसमें, इवन आप उसमें PhD भी कर सकते हैं जर्नलिज़्म में। तो जो बच्चे पत्रकारिता करने में इंटरेस्टेड है 12th के बाद, तो वो इस तरीके से पत्रकारिता अपनी कर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ और भी आप लोग कर सकते हो कि उस जो जर्नलिज़्म का जो कोर्स होगा आपका, उसके बाद आपको किसी चैनल में जाके इंटर्नशिप करनी होगी। उसी इंटर्नशिप में आपको पूरे तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएगा हर एक चीज़ का, प्लस आपको बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है कि पत्रकारिता होती क्या है। तो जब कोई सरकार कोई अपना विकास का मुद्दा जब कोई सरकार जो है जब कोई सरकार कोई विकास का मुद्दा उठाती है या समाज के प्रति कोई विकास कार्य करती है, तो उसके प्रति समाज को जागरूक करने का
उसके साथ में ही जन जन तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने का काम जो होता है ये मीडिया का होता है। तो मीडिया जो है इस तरीके से काम करती है सरकार के लिए। लेकिन कई चीज़ें इसमें अपवाद भी है। कई लोग ऐसा होता है कि सॉरी, क्षमा चाहूँगी, बार बार फ़ोन आ रहे हैं सारे, तो उस वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। तो पत्रकारिता का मतलब ही होता है कि जन जन तक जो सरकार जब कोई अच्छे कार्य जो करती है, विकास कार्य करती है, तो उसको जन जन पहुँचाने का कार्य जो है वो मीडिया करती है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो इसमें अपवाद भी होती हैं। कई मीडिया वाले ही कई इसमें कहते हैं कि गोदी मीडिया करके। तो कई लोगों का एक बड़ा सा एक क्वेश्चन रहता है कि गोदी मीडिया मीन्स क्या होता है। तो एक ऐसी मीडिया जो गोदी मीडिया के बारे में कहूँगी कि जो सरकार के निर्देशानुसार चलती है, इवन या फिर उन्हें न्यूज़ दिखाने का जो पैसा मिलता है, तो उसे कहते हैं गोदी मीडिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से इसका नाम दिया गया, एनडीटीवी के पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का, लेकिन उन्होंने जब इस बारे में बात की गोदी मीडिया के बारे में, लेकिन हर जगह ऐसी सारी चीज़ें होने का कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि कई ऐसे अच्छे पत्रकार जिन्होंने समाज के हित में, देश के हित में काम किया हुआ है, तो ऐसे लोगों को, जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, ऐसे लोगों को हटाकर जो पत्रकार एक तरीके से जो बिकाऊ है या फिर फर्जी तरीके का कह लीजिए, तो ऐसे पत्रकारों को बिठा के और ऐसे एंकर्स को बिठा के जब आप कोई चीज़ चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको गोदी मीडिया कहा जा सकता है। तो इस वजह से गोदी मीडिया जो है उसका नाम पड़ा कई चीज़ें पर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे चैनल्स जो है वो इसी तरीके का कुछ फर्जीवाड़ा करते हो या फिर बस वही सारी चीज़ें चलाते हो जो सरकार जो निर्देश देती है। इवन ऐसी कई चीज़ें हैं जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, पैसा दिया होगा तभी ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होता। मैं किसी और चैनल के लिए गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन जो मेरा चैनल है, जो मैं खुद देख रही हूँ यहाँ की हेड होके, तो मैंने कई चीज़ें को ऐसे देखा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जब मैं ज़ीरो ग्राउंड काम करती हूँ, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको कि यहाँ पर एक भोपाल मेला आयोजन था, वह बारिश का टाइम था। बारिश के टाइम में मेले का आयोजन जब हुआ तो उसके लिए मीडिया को बुलाया गया, बताया गया उनको कि यहाँ पर इस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, इतने बड़े बड़े झूले हमने बाहर से मंगवाए हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की है, लेडीज़ों के लिए अलग से की है व्यवस्था। तो सारी चीज़ें वहाँ पे हमने देखी, सब कुछ जाना पहचाना। लेकिन एक चीज़ में वहाँ पे एक खामी दिख रही थी कि जो बड़े बड़े जो झूले लगे हुए थे, बस एक जस्ट सोचने वाली बात है कि बारिश के टाइम में जब ये बड़े बड़े झूले चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं सारी, ऐसे में कभी शॉक सर्किट हो जाए, करंट उतर आए या कुछ हो जाए, बच्चे खेल रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। तो जस्ट मेरा एक सवाल था कि अगर ऐसा कुछ होता है, किसी के साथ कोई हादसा होता है, तो उसके लिए क्या किसी तरीके का बीमा की कोई पॉलिसी ऐसी या फिर किसी ऐसा तरीके का कोई अरेंजमेंट क्या आपने किया है? तो उस वक्त वो जो समिति थी उन्होंने मुझे जवाब तो दे दिया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बुलाकर साइड में कि एक लिफाफा मुझे दिया कि मैडम ये रखिए। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें की, तो कहने लगे कि मैडम ये चीज़ें ये हर पत्रकार को हम लोग देते हैं, आपको भी रखना होगा। मैंने कहा नहीं, पहले रीज़न बताइए ये क्यों। तो उन्होंने कहा इसे आप रखिए और इसको ये समझ कर रखिए कि जो आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन को आप प्लीज़ उसे कट कर दीजिएगा जब आप न्यूज़ चलाएं।
वो सारी चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद, थोड़े से पैसों के लिए कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे बुज़ुर्ग, कई ऐसे लोग जिनकी जान को जोखिम में डालना, ये काम नहीं हो पाएगा। और मैंने वो लिफाफा उन्हें थमाया, ऑफिस आए, ऑफिस के जो हेड थे हमारे, उनसे मैंने बात करवाई और उनकी समझाइश पे कि पहले आपको इसकी कोई व्यवस्था करनी होगी, तब जाकर हम ये न्यूज़ नहीं चलाएंगे। ये प्रॉमिस उनसे लिया गया और उस प्रॉमिस पे अच्छा खासा काम हुआ भी, तब जाकर वो न्यूज़ नहीं लगी। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो मीडिया जो है, पत्रकार, एक सच्चा जो पत्रकार है, उस पत्रकार की रेपुटेशन ख़राब करने में कई ऐसे राजनीतिक भी ऐसे कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप अपने हित में सोच रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल राय ऐसी है कि हम बच्चे नहीं हैं अब कि सिर्फ अपने बारे में सोचें। बच्चा भी नहीं सोचता कि यार अपने बारे में। एक आप बच्चे को एक टॉफ़ी ला दो और कहो कि लो आप, तो जाके पहले मम्मी से ज़रूर शेयर करेगा। तो वैसी सारी चीज़ें हैं कि अब हम बच्चे तो रहे नहीं, हम बड़े हैं। अपने हित से ज़्यादा हम दूसरों के हित में सोचें, वैसा कुछ करें। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक मैं इस पत्रकारिता फील्ड में हूँ तो मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, सभी के लिए, कि जिससे ऐसी सारी चीज़ें जो एक पत्रकारिता पे जो एक कलंक लगा हुआ है, उसको मैं मिटा सकूं। सेकंड चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि मीडिया वालों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वो लोग बहुत गलत होते हैं। देखिए, हम लोग भी इंसान ही हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक जो पत्रकार होता है वो गलत होता है। कई लोगों का मैंने ऐसा सुना है कि उनसे बात नहीं करनी चाहिए, वो रिकॉर्डिंग करते हैं, आपकी विजुअल्स बना लेंगे, फिर उसे चला देंगे। खेल नहीं है ये सारी चीज़ें करना। और हमारा भी दिल है, हम भी दिल रखते हैं कि ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो इस पत्रकारिता के लिए। रही बात मेरे सपने की, तो मेरा एक सपना है कि मेरा एक सपना है कि जैसे जिस फील्ड में मैं हूँ, तो ऐसी कई जो लड़कियाँ हैं, थैंक यू राखी कि वुमेंस डे जैसे मौके पर तुमने मुझे यहाँ बोलने का चांस दिया। मैं चाह भी रही थी कि मैं लोगों में थोड़ा सा इस बात को कहूँ जो मेरे दिल की बात है, कि मैं चाहती हूँ ऐसी लड़कियाँ जो पत्रकारिता फील्ड में काम करना चाहती हैं, जो इंटर्नशिप करना चाहती हैं। आप 12th के बाद आप जर्नलिज्म का आप डिप्लोमा करती हैं या फिर किसी भी तरीके का जब आप कोर्स करती हैं, तो इसके बाद आप आकर एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरे चैनल में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर इंटर्नशिप दे दूँगी। सभी लड़कियाँ, मैं चाहती हूँ मेरे साथ ऐसी सारी लड़कियाँ जुड़े और इस फील्ड में आगे जाए, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छी है। जब आपको आपके विचार और साथ में अगर आप ये भावना रखते हो कि आपको समाज के कल्याण के लिए कुछ करना है, तो ये फील्ड बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फील्ड में अगर आप सच्चाई से आगे बढ़ोगे ना,
तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही एक इम्प्रूवमेंट आते चला जाएगा और आप खुद ही इन सारी चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। साथ ही जो एक लोकल फॉर वोकल जो चल रहा है कि आत्मनिर्भर, तो एक आत्मनिर्भर लड़की वो अलग ही होती है, वो समाज में एक अपनी नई पहचान बनाती है। तो मेरा ये जो सपना है, उस सपने को मैंने आज सबके सामने यहाँ पे रख दिया है। बाकी रही वाकई जो लड़कियाँ वाकई इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। 3 साल की इंटर्नशिप रहेगी आप लोगों की। साथ ही एक चीज़ और भी बताऊँगी। जी नमस्कार प्रीति तिवारी जी। साथ में उस 3 साल के इंटर्नशिप में आपको एंकरिंग, साथ में रिपोर्टिंग आपको सिखाई जाएगी पूरी तरीके से। आपको 2 साल में 1 साल की आपकी एंकरिंग रहेगी। 1 साल सबसे पहले आपकी जो स्टेप रहेगी उसमें मैं बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले आपकी जो स्किल है वो देखी जाएगी कि आप मार्केटिंग में अच्छे हो, आप रिपोर्टिंग में अच्छे हो, आप एंकरिंग में अच्छे हो। ये सारी चीज़ें पहले साल में देखी जाएगी। देन उसके बाद उस पर वर्क होगा। उसमें आप अगर एंकरिंग में अच्छे हैं तो आपको एंकरिंग के लिए आपको साल भर के लिए आपको वहाँ पे इंटर्नशिप करनी होगी। उसके बाद जो तीसरा साल रहेगा, तीसरे साल में हम आपको एंकरिंग करते हो, मार्केटिंग करते हो, अलग बात है, लेकिन आपको फिर तीसरे साल में जो है ज़ीरो ग्राउंड उतरना होगा। ज़ीरो ग्राउंड उतरने का मतलब ये होता है जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो लाइव, हम आपको बनाएंगे पूरी तरीके से ऑलराउंडर। ज़रूरी है, आज के टाइम में ऑलराउंडर होना ज़रूरी है। लड़कियां मैं नहीं चाहती कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी ऐसी कोई जगह है कि जहां लड़कियां कम अपने आप को कम समझें। आपको कहीं कम नहीं समझना, आप सर्वस्व हो। और इस बात का मैंने जब ये सपना देखा था तो उसमें कहीं ना कहीं मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो हमारे रीजनल हेड है सतीश जी। मेरी ये दिल की बात मैंने उनके सामने रखी थी तो उन्होंने खुद ही कहा मुझसे। एक्चुअली उनकी जो मैडम है तो उनका खुद का शेमफर्ट स्कूल है, वो चलाती हैं, और उनके पास भी पूरा लेडीज़ का उन्होंने एक ग्रुप अपना बना के रखा है। सारी मतलब महिलाएं वहीं पर काम करती हैं। तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि स्वाति जी, आप जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पर आप एक स्टेट लेवल की कोऑर्डिनेटर हो तो आप ये काम ज़रूर कर सकती हो कि अपने साथ में ऐसी लड़कियां जोड़िए साथ में कि जिन्हें खुद आप आत्मनिर्भर बना सको, उनकी इंटर्नशिप उनकी कंप्लीट करवा सको, साथ ही उनको इस लायक बना सको कि वो अपने दम पर कुछ करके दिखाए। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जो मैं सोच रही थी तो वो सर ने ही मुझे बोल दिया। तो थैंक यू सर, जो आपने मुझे ये सारी जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये फुलफ़िल कर सकूँ, इसको बड़े अच्छे से इन सारी चीज़ों को मैं चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके मैं ऐसी कई लड़कियाँ ऐसी अपनी एक टीम तैयार करूँ जो मेरे साथ फील्ड वर्क करेंगी, जो रिपोर्टिंग करेंगी, जो एंकरिंग करेंगी। और चाहती हूँ कि एक यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक नाम हो जाए, जिससे कि पहला एक ऐसा चैनल है जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही काम करती है। अब रही बात, फिर से आएंगे हम लोग पत्रकारिता और मैं के मुद्दों पर। तो कई ऐसा टाइम होता है कि जब आपको लाइव देना होता है। जी पुष्पांजलि जी नमस्ते। कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे लाइव देना होता है
अभी एक किसान आंदोलन बहुत छिड़ा था, तो उस किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर एक रैली हुई थी भोपाल में। कम से कम 10,000 पब्लिक जिसमें जुड़ी हुई थी। आप लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन क्या है, किस वजह से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, किस बात के लिए आंदोलन चल रहा है उनका। कोई हो तो बताए। एक्चुअली किसान आंदोलन के लिए जो आंदोलन जो चल रहा है, जो 3 एक्ट बने हुए हैं उसके बारे, इन एक्ट के बारे में जितनी कोई जी प्रीति तिवारी जी थैंक यू, आप जानती हैं इन एक्ट के बारे में, अच्छी बात है। सिर्फ 3 एक्ट बने हैं, लेकिन इन 3 एक्ट के चलते, और उसमें बहुत सारा अगर आप देखें तो जो 2 एक्ट है उसमें किसानों के लिए ही सारी चीज़ें की गई हैं। एक्चुअली आज का किसान जो है वो आज भी ऐसा है कि किसान आज भी जैसे अपनी कोई ऐसे कोई सब्जी, जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी कोई सब्जियाँ उगाई हैं खेत में या जो भी कुछ है, तो मैं आज भी डायरेक्टली जाके मार्केट में उसको सेल नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे मंडी में उसे देना होगा। मंडी तय करेगी कि मेरी सब्ज़ी का क्या रेट होगा, देन उसके बाद मेरी सब्जियां आगे जाएंगी। वो किस रेट में जाएंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो दलाली होती है जो बीच में, तो वो दलाल ये चीज़ों को तय करता है कि किसान को क्या रेट देना है। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि मंडी ख़त्म हो जाएगी। सेकंड चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसान के हित में ही है कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं वो एक विन विन सिचुएशन में चला जाता है वो चीज़, लेकिन है वो हित में ही किसान के। क्योंकि आप सोचिए कि उस चीज़ को कि अगर आपने कोई फसल आपने बोई है, पता चला कि उस टाइम में आपको ये नहीं है, उस टाइम में बारिश नहीं हो पाई या आपकी फसल नहीं हो पाई, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए काम किया है या किसी कंपनी के साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कंपनी जो रेट उसने जो फसल बोने से पहले जो तय किया था, उसी रेट में उसको जब ये फसल आपकी हो जाएगी, भला ही वो ख़राब हो, लेकिन लेना उसको उसी रेट में होगा। तो कहीं ना कहीं से इसमें किसान के लिए मतलब कोई नुकसान नहीं है उसमें। आप देखिए कि आज के टाइम में टमाटर आपका मिल रहा है समझिए 10 रुपये किलो। अगर यही आप किसी सॉस बनाने वाली कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उन्होंने उस टाइम में जब इसकी आपकी फसल होनी है, इसके पहले अगर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें अगर उन्होंने आपकी टमाटर को जो है वो दाम अगर दे दिया 25 रुपये किलो, तो जब आपकी फसल होगी भले ही भाव कम चलते रहें, लेकिन आपको वो 25 रुपये किलो में ही खरीदेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें किसानों के लिए कोई नुकसान नहीं है। प्रीति तिवारी जी, बट फार्मर्स आर नॉट एग्री विद दैट एक्ट फॉर सेल देयर लैंड ऑन रेंट टू अंबानी। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसान, आप देखते जाइए, आप नोटिस करना इस चीज़ को कि किसान, कौन सा किसान जो है किसान आंदोलन कर रहा है। वो किसान आंदोलन कर रहा है। आप देखिएगा हरियाणा, पंजाब, यहाँ का किसान उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है और वही किसान आंदोलन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ ज़्यादातर मंडियाँ हैं।
क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि मध्य प्रदेश का कोई किसान दिखा आपको कहीं आंदोलन करते हुए? कहीं महाराष्ट्र का कोई किसान आपको दिखा आंदोलन करते हुए? नहीं आया। जो किसान आंदोलन कर रहा है वहाँ पर, वो जो दलाल हैं, उसमें आप देखिएगा जाकर कि उसमें ज़्यादातर जो दलाल लोग हैं, क्योंकि उनकी दलाली ख़त्म हो जाएगी तो अंदर उनका जो बिज़नेस होना है ये पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ एक सच्चाई कि जो प्रॉपर जो किसान है उसे तो ये भी पता नहीं है कि एक्चुअली मुद्दे हैं क्या, एक्ट बना क्या है। ये तो सारी चीज़ें ऐसी हो रही है उनके साथ में कि जो उन्हें बताया जा रहा है, जो भड़काया जाता है, उसी वजह से वो किसान। लेकिन आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जब इस बार 26 जनवरी के वक्त में जो भी वहाँ पर चीज़ें हुई गलत तरीके से, तो कई किसान ऐसे थे उन्हें ये बात समझ में आई कि ये सारी चीज़ें गलत है, और वो काफ़ी किसानों ने वहाँ से अपना मोर्चा उठा के वो अपने अपने घर की तरफ चल दिए। तो फिर से आते हैं मेन पॉइंट पे कि जब वो किसान यहाँ पर किसानों के समर्थन में जब यहाँ रैली चल रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वो रैली का आयोजन किया था। तो उसमें हुआ ऐसा था कि 10,000 पब्लिक में से जब मैं उनके साथ में थी तो मैंने इस चीज़ को जाना पहचाना कि कई लोग जो थे वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग थे उसमें शामिल। कई लोगों को उन्होंने इस तरीके से कि भाई आप आ जाइए, शामिल हो जाइए। अब वो पता नहीं किस तरीके से उन्होंने शामिल किया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई, जब उसी रैली को जब लोगों ने जब पुलिस प्रशासन ने जब रोकना चाहा, तो जो वाटर कैनन से बारिश और उसके बाद जो पानी वो पानी जब उन्होंने फेंका, साथ में उन्होंने आंसू गोले जब उन्होंने फायर किए, तो जो पॉलिटिक्स से जो पॉलिटिशियंस थे, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग थे, उन्होंने तो अपनी गाड़ियाँ ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी कि उन्हें पता था कि यहाँ पर हमें रोक लिया जाएगा, ऐसा होगा। तो उन्होंने फटाक से अपनी गाड़ियाँ उठाई और चलते बने। कई लोग गिरफ्तार होके चले गए। एक्चुअली गिरफ्तारी वो नहीं होती, उन लोगों को सबको ज़रूर पुलिस वाले वैन में उठा के ज़रूर ले जाते हैं, लेकिन कहीं ऐसे बाहर, भोपाल से बाहर ऐसी जगह जाके छोड़ दिया जाता है कि इस बात पर कि आइंदा से ऐसा करना नहीं। एक्चुअली वो गिरफ्तारी नहीं होती, वो बस वैन में भर के उनको बाहर लेके जाया जाता है। तो मैं बस अपनी खुद की एक फीलिंग उसमें मुझे बस इतनी आई कि इन लोग तो चले गए, लेकिन जो उसमें जो बुज़ुर्ग शामिल थे, कोई बच्चे थे, महिलाएं थी, इतनी सारी भगदड़, और फिर वो जब आंसू गैस, ये मैं फील कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी, जब आंसू गैस के से आपका जब सामना होता है, ऐसा लगता है कि मुट्ठी भर के किसी ने मिर्ची पाउडर लेके आपके नाक मुंह में सब डाल दिया, इतना बुरी तरीके से। और वो काफ़ी लंबे समय तक, जितना आप उसको रब करते चले जाओगे, हाथों से आंसू पोंछोगे और आपकी नाक आ रही है तो वो पोंछोगे, तो जितना आप उसको रब करते चले जाओगे तो उसके बाद वो और ज़्यादा मतलब आपको और परेशान करता है। तो ऐसे में जस्ट दिल से बस इतनी फीलिंग आई कि क्या हुआ होगा वो बच्चों का, उन बुज़ुर्गों का, उसके बाद जो महिलाएं हैं उसमें। तो जेंट्स तो ठीक है, वो किसी भी तरीके से कहीं से भी रास्ता लेके वो भाग जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें, तो अगर पत्रकारिता मुझसे कहती है कि नहीं, आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, और सेकंड चीज़ ये है कि मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरे लिए पत्रकारिता एक जगह है, लेकिन मेरे साथ अगर मेरे सामने अगर ऐसे कोई पर्सन है जो परेशान हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से और इनको कहीं सुरक्षित लेकर जाना है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो
इसी तरीके से जी प्रीति तिवारी जी, मैम स्टिल आई एम इन डिलेमा इफ इट इज़ अवर फेवर बाय और नॉट किसान आंदोलन। मैम इज दिस एक्ट इज इन फेवर ऑफ अस और नॉट मैम? वो ये जो एक्ट है किसानों के हित में ही है। मैं आपसे कहूँगी कि ये जो एक्ट की जो बातें हो रही हैं, तो ये वाकई ये किसानों के हित में ही है सारी चीज़ें। सरकार को क्या करना है किसी के खिलाफ जाकर, खासकर वो किसान। ऐसा कोई नहीं है। जब हर किसी के हित में अगर सरकार पूरी तरीके से निर्णय ले सकती है, तो किसानों के हित में क्यों नहीं? बिल्कुल है। ये एक्ट जो बना है ये किसानों के हित में है। हाँ, मैंने ज़रूर ये बात कही आपसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें ज़रूर विन विन सिचुएशन है, लेकिन ये बात अच्छी की है। ये काफ़ी आई थिंक जो 1955 में शायद से ये मंडी का जो एक्ट बना था, उसके बाद अब जाके इसमें चेंजेस आए। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि 1955 में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1955 में जो एक्ट बना था मंडी से लेकर, तो वो कहीं ना कहीं अब उसमें शायद से चेंजेस आएंगे। और किसानों को जो है कि बट मैम जी प्रीति जी, बट मैम क्या ये फ्यूचर में भी एप्लीकेबल है या नहीं? जी, ये फ्यूचर में एप्लीकेबल इस तरीके से रहेगा कि जिस तरीके से जैसे किसान को आज अपनी जो सारी सब्जियां हैं मंडी में देने के बाद जो मंडी से जो भाव मिलेगा उसमें वो दे रहा है, और वहाँ से फिर मंडी तय करती कि इसको किस रेट में देना है। तो वो सीधा सिंपल एक तरीका हो जाएगा कि सीधे जो किसान जो है वो जाकर सीधे व्यापारियों से डील करेगा खुद ही, और जो बेनिफिट मंडी को मिलता था तो वो बेनिफिट ऑफ कोर्स फार्मर को मिलेगा। फार्मर उस चीज़ को, मतलब वो बेनिफिट उसी को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वही चीज़ थी कि प्रीति जी, यही था कि मंडी ख़त्म हो जाएगी इसी डर से। तो कई लोग ऐसे हैं जो जिनका मतलब पूरा बिजनेस ही मंडी है, तो ऐसे में वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए ये जो आंदोलन का जो मेन मुद्दा था ये मंडी पर ही था, और मंडी ख़त्म हो जाने के डर से ही ज़्यादातर ये आंदोलन किया गया। और कुछ पूछना चाहेंगी प्रीति जी आप? थैंक यू सो मच मुझे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक्स टू राखी जिसने कांटेक्ट किया मुझे और मुझे बताया इसके बारे में। जी प्रीति जी, मैम देन इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव मिडिल क्लास पर्सन। ऐसा है कि मिडिल क्लास की जो परेशानियां हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं ख़त्म होंगी। आप देखेंगे इस बात को। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो फ़िलहाल पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, तो सरकार जब तक, मैं नहीं कहती कि सरकार हर चीज़ों में सही है, लेकिन सरकार जब तक जैसे जीएसटी लाया सरकार ने, तो वो जैसे पेट्रोल डीजल पर वैट हटा के अगर जीएसटी लेकर आती है तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को उससे फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल ही ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी हद तक, मतलब हर एक चीज़ को, जैसे आप समझ लीजिए एग्ज़ाम्पल, जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टिंग पर बहुत बड़ा असर होता है पेट्रोल डीजल का। जाहिर सी बात है कि जितनी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं से तो आ ही रही है, तो आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें पेट्रोल लग रहा है, डीजल लग रहा है।
तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मिडिल क्लास वालों को ही ज़्यादातर नुकसान पहुंचा रही हैं। महंगाई बढ़ रही है, उसमें ही पहले कोरोना की वजह से इस तरीके से जो लॉकडाउन चला, लॉकडाउन के बाद तो कई लोगों की जॉब भी चली गई। साथ ही कई लोग ऐसे रहे कि जिनको ये भी रहा कि मतलब एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। उसमें इस तरीके से ये सारी चीज़ें। जी प्रीति जी, मैम, यू ओनली सिख फार्मर्स प्रोटेक्ट्स मोर इन कंपैरिजन टू अदर्स फार्मर्स। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप खुद ही देखिएगा उसमें, आप अगर उसमें पूरी हिस्ट्री देखती हैं किसान आंदोलन की, तो ये सारी चीज़ों में मैंने आपसे कहा कि जैसे ये है हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो यहाँ पे सारे ये सिख फार्मर्स ही हैं। आपको ज़्यादातर जाट और ये जो सिख है यही दिखेंगे उसमें। और जितना सारा ये आंदोलन हुआ आप उसमें देखिए ना कि उन्हीं लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं। इधर से किसी ने क्यों नहीं किया फिर? ना एमपी से कोई फार्मर उसमें शामिल हुआ, ना ही कोई जो है महाराष्ट्र से शामिल हुआ। आप उस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, क्योंकि वहीं पर जो है मंडी ज़्यादा है और उसी के कारण जो है वहाँ पर ये किया गया कि उनकी जो दलाली है वो बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पर वो, तो जिसके चलते उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया कि अगर मंडी ख़त्म हो जाएगी तो हमारा पूरी तरीके से बिज़नेस ही ख़त्म हो जाएगा। वहीं पर सबसे ज़्यादा आप देखिएगा कि गेहूँ वगैरह सब वहीं सबसे ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एक किसान के हित में थी। किसान को जो एक ये मिलना चाहिए, रेट मिलना चाहिए उसकी फसल का, तो कहीं ना कहीं वो रेट उसे मिल नहीं पा रहा। तो सरकार अगर उनके हित में कुछ करती है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें इन चीज़ों का बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल, मैम वी शुड सपोर्ट देम और नॉट मैम। देखिए ऐसा है कि सपोर्ट हर चीज़ हम लोग मीडिया जो है बनाई इसीलिए गई है कि आप लोगों तक सच्चाइयाँ पहुँचाएं। हम लोग आप तक पूरी सच्चाई पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग खुद सभी वेल एजुकेटेड हैं, समझते हैं ये सारी चीज़ें। और आई थिंक प्रीति मैम, आप शायद आपने लॉ किया है शायद से, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने लॉ किया है शायद से। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ये एक्ट अच्छे तरीके से जानती होंगी या क्या है। तो जो ये एक्ट है, तो अगर आप इसको अच्छे से जाने पढ़े इसको, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सारे जो निर्णय लिए गए हैं ये किसानों के बिल्कुल हित में है। और हमें बिल्कुल सरकार का इन सारी चीज़ों में जो है सरकार का सहयोग करना चाहिए। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि ये जो सभी लोगों को गुस्सा है आज के टाइम में कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर ये एक्ट पास हो जाएगा तो मिडिल क्लास का क्या होगा, उन फार्मर्स का क्या होगा। आप ये भी तो सोचिए कि जो लॉकडाउन लगा उससे राजस्व का भी नुकसान हुआ है। सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, आप देखिए उस टाइम में पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा, उस टाइम में सब्जियों के रेट नहीं बढ़े, जो दाम था उसी में सरकार ने उसको बेचा। इवन सारे बिजनेस ठप थे, फिर भी सरकार ने सब कुछ अच्छे से चलाया है, सब कुछ किया है। तो आज के टाइम में अगर सरकार ने कोई चीज़ें की हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी राजस्व चाहिए, वरना वो सरकार कैसे चलाएंगे। तो हमें थोड़े ही दिन के लिए हर एक चीज़ में कष्ट होगा थोड़ा सा, लेकिन सरकार का सहयोग हमें करना चाहिए। एक जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं, एक पर्सन के तौर पे मैं कह रही हूँ इन सारी चीज़ों को कि ये होना चाहिए। मतलब अगर सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए अगर कीमतें बढ़ा रही,
उसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। आप देखिए टमाटर आज के टाइम में 10 रुपये किलो चल रहा है, भले ही प्याज 50 रुपये था, लेकिन ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। और होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा 50-50 ऐसे विन विन सिचुएशन उसमें आती रहती है, तो हमें सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी ने पहले भी बहुत अच्छे उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि वो आगे भी लोगों के हित में अच्छे खासे डिसीजन लेंगे, और आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा कि जो उन्होंने कोई डिसीजंस लिए हैं तो वो सच में हमारे हित में है। थैंक यू इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू सो मच राखी। थैंक यू सो मच जादवर इंस्टीट्यूट। थैंक यू।